हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूथ कंपटीशन का, लोक सेवा आयोग का, यूपीपीसीएस का हम लोग इसका पीवाईक्यू यानी कि व्याख्या सहित चीजों को देख रहे हैं। जो सॉल्व पेपर है उसको हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने दो सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, एक भारतीय राज्य व्यवस्था, एक भारतीय आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास को हम लोग देख रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर को कंप्लीट किया है। ये 8वां चैप्टर है, ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव। इसमें भी हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में देख लिया था। उस समय एक काम के कारण उसमें क्लास को एंड करना पड़ा था। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। आज अगला जो 15 क्वेश्चन है इससे संबंधित, वो हम लोग करके ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोग 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और उनके व्याख्या को भी साथ में देखेंगे। साथ में आपको बताता चलूं, जो भारतीय संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वहां पे आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने आज वहां पे उसका प्लेलिस्ट है, दोनों का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। साथ में मैं आपको बताता चलूं, जो लोग भी हमारे क्लास में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ में अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो ये अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चलिए हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे आज। आप लोगों को मैंने 136 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन जितने भी थे उनको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 151 होगा। क्वेश्चन नंबर 151, ये। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 के साथ अपनी क्लास को। ये पूछ रहा है कि जो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता था 1883, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया था? किस आयोग द्वारा निर्माण जो है किस आयोग द्वारा किया गया था? इसमें ऑप्शन जो दिया है वो दिया है हंटर आयोग, दूसरा दिया है हार्टोंग आयोग, तीसरा दिया है स्ट्रेची आयोग और इंडिगो आयोग। अब हम बात करते हैं 1878 में। 1878 में भारत के लगभग जैसे कि आधे से अधिक स्थानों पे क्या नाम है अकाल पड़ा था। कहां पे अकाल पड़ा था उस समय? 1876, 77, 78 ये सब अकाल का ही समय था। उस समय अकाल पड़ा था। उसी समय एक आयोग गठित किया गया था 1878 में। क्या 1878 में एक आयोग गठित किया गया था? रिचर्ड रिचर्ड स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसका नाम था स्ट्रेची आयोग। क्या? स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था। ये कहता है कि जितने भी लोग हैं, यानी कि जो लोग वहां पे हैं, यानी कि जो अकाल आयोग का ये अकाल आयोग था, ये याद रखिएगा, ये अकाल आयोग था। इसने बताया कि जिन लोगों को क्या है कि जरूरत है, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, उनकी मदद की जाए। और इन्हीं के आधार पर, इसी के आधार पर जो है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 जो है ना, इसका निर्माण किया गया था। इसी के आधार पर क्या बोल रहा हूं, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता है ये, का निर्माण 1883 में किया गया था। याद रखिएगा, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग को याद रखिएगा आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्ट्रेची थे। इन्हीं के सिफारिश के आधार पर इसका निर्माण किया गया था। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 152 का। क्वेश्चन नंबर 152 की तरफ बढ़ते हैं। 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था ना, मुख्यतः किससे संबंधित था? मुख्यतः किससे संबंधित था ये पूछा है। 1881 का क्या प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, इसमें ऑप्शन दिया है वयस्क पुरुष मजदूर, दूसरा बाल मजदूर, तीसरा स्त्री मजदूर, चौथा दुर्घटना की स्थिति में मजदूरों की क्षतिपूर्ति। देखिए यहां पे मैं आपको तीन चार जो है कि ये कारखाना अधिनियम में बता देता हूं आपको। देखिए, अगर हम बात करें कारखाना अधिनियम की, तो भारत में समय समय पे कई कारखाना अधिनियम बनाए गए। जैसे कि 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, फैक्ट्री कारखाना अधिनियम हिंदी, जो फैक्ट्री अधिनियम था, ये किससे संबंधित था? ये जो प्रथम है ये था कब? 1881 में। 1881 में इस समय जो वायसराय था कौन था? रिपन था। कौन? रिपन इस समय वायसराय था। रिपन जो था
इस समय ये वायसराय था। इस जो ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम था, इसका संबंध किससे था? संबंध किससे था? तो बाल मजदूर से संबंध था। किससे? बाल मजदूर से संबंध था। बाल मजदूर से, बाल मजदूर से इनका संबंध था, बाल मजदूर से संबंध था, यानी कि इसका आंसर जो है बाल मजदूर हो जाएगा। इसमें कहा गया था कि जो 7 साल से कम बच्चे हैं, जो 7 साल से कम बच्चे हैं, 7 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में काम नहीं, मतलब कोई काम करना नहीं चाहिए, यानी कि उनको काम नहीं करने देना है। 7 साल से कम बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो 7 साल से ऊपर रहेंगे वही कारखाना में काम कर सकते हैं, उससे नीचे के बच्चे कारखाना में काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रथम था। ये कब था? ये प्रथम था। फिर अगर आपसे कभी मान लीजिए का दूसरा पूछ लेता है, क्या दूसरा जो है ना कारखाना अधिनियम पूछ लेता है, दूसरा कारखाना अधिनियम अगर आपसे कभी पूछता है तो आप बताएंगे ये कब था? कब था ये? तो 1891 में था। 1891 में था। इसका संबंध अगर हम बात करें, इसका संबंध बात करें तो ये किससे था? तो स्त्रियों से संबंधित था। क्या? स्त्रियों से संबंधित था। स्त्रियों से संबंधित था ये कारखाना अधिनियम स्त्रियों से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? तो स्त्रियों से संबंधित था। और उस समय जो क्या है कि वायसराय थे तो लैंस डाउन थे। क्या? लैंस डाउन उस समय वायसराय थे। ये दूसरा था। ये दूसरा था। इसमें जो स्त्रियों के कार्य करने के घंटे हैं वो 11 घंटे निर्धारित किए गए थे, कि 11 घंटे कार्य करने के घंटे निर्धारित किए गए थे। ये दूसरा कारखाना अधिनियम था। दूसरा कारखाना अधिनियम था। अगर आपसे कभी तीसरा कारखाना अधिनियम पूछ ले, तीसरा कारखाना अधिनियम पूछ ले तो आप क्या करेंगे? तीसरे की अगर आपसे बात करें तो ये कब था? तो 1911 में था। क्या? 1911 में था। कब? 1911 में था। और इस समय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग इस समय कौन था? वायसराय था। लॉर्ड हॉर्डिंग उस समय वायसराय था। इसमें क्या कहा गया कि जो पुरुषों के कार्य करने के घंटे हैं, पुरुषों के कार्य करने के घंटे, कार्य के घंटे जो है ना, ये कब तक किया गया? 12 घंटे किया गया, कि ये 12 घंटे काम करेंगे एक दिन में। कितने घंटे? तो 12 घंटे करेंगे। साथ में उसके बाद और भी चौथा कारखाना अधिनियम आता है। वो कब आता है? तो 1923 में आता है। फिर उसके बाद कब आता है? सॉरी, 1923 नहीं, 1922 में आता है। फिर उसके बाद 1934 में आता है। फिर 1946 में आता है। कब? 1946 में आता है। 1946 में आता है। ये 6 कारखाना अधिनियम जो है ना अंग्रेजों के समय में आते हैं। बाकी मैंने आपको तीनों बता दिया है, इन तीनों को देख लीजिएगा। आगे तीनों को अभी और देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड में जगह नहीं है, तो आगे अभी हम लोग देखेंगे। यानी कि जो पहला है ये कब था? 1881 में। कब? 1881 में था। इस समय जो बात किया गया था, क्या किया गया था? तो बाल मजदूर से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? तो बाल मजदूरी से संबंधित था, जिसमें 7 वर्ष, क्या 7 वर्ष से जो बच्चे हैं से नीचे बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते थे। कारखानों में काम नहीं कर सकते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 153। प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? ये पूछ रहा है कि प्रथम ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ, आपको बताना है। प्रथम ट्रेड अधिनियम जो था ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 जो है ना, ये कब पारित हुआ? अगर हम बात करें प्रथम ट्रेड अधिनियम की, तो इसकी बात की जा रही है 1926 में। 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित किया गया। इसके अंदर क्या था? हड़ताल करने की अनुमति दी गई। हड़ताल की अनुमति प्रदान की गई। हड़ताल की अनुमति प्रदान की गई, यानी कि अब जो ट्रेड यूनियन थे, जो जो पंजीकृत ट्रेड यूनियन थे, वो हड़ताल कर सकते थे। प्रदान की गई। इससे पहले क्या होता था? इस अधिनियम ट्रेड जो अधिनियम था, इससे पहले क्या होता था कि जो लोग काम करते थे उनसे जबरदस्ती मजदूरों से काम करवाया जाता था और उनको पैसा नहीं दिया जाता था, यानी मजदूरी नहीं दी जाती थी। बट इसके कारण क्या हुआ? अब वो हड़ताल कर सकते थे। इससे उनको काफी, अगर उनको क्या है कि सैलरी नहीं दी जा रही है तो वो हड़ताल कर सकते थे, काम पे ना जाकर। साथ में यूनियन बना के, अभी बहुत सारे यूनियन बन गए ना,
बहुत सारे यूनियन बन गए हैं कि अगर फैक्ट्री में काम क्या है कि कुछ दिक्कत होती है, कुछ चीजों को लागू कराने के लिए, व्यवस्था कराने के लिए, ये सारी चीजें इसमें हो गई है। साथ में क्या है ना, इस अधिनियम के तहत ये सारी चीजें अब हड़ताल ये कर सकते थे। तो ये कब किया गया था? तो 1926 में, याद रखिएगा। प्रथम ट्रेड अधिनियम 1926 की बात करता है, 1926 की बात करता है। इसमें हड़ताल की अनुमति प्रदान की गई थी। क्या? हड़ताल की अनुमति प्रदान की गई थी, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 154। निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, एक चीजें होती हैं हम लोगों के साथ, क्या सबके साथ होती है, कि जब हम लोग एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहां पे नहीं को नहीं पढ़ते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोग देख देंगे, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं गायब हो गया, नहीं गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। इसमें पूछा है नहीं है। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था। भारत 1947 तक ब्रिटेन का उपनिवेश था, पहला ऑप्शन जो है। दूसरा, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था गतिहीन थी। गतिहीन का मतलब गतिमान नहीं, गतिहीन, यानी कि नीचे थी, नीचे, यानी कि नीचे आ रही थी। कहां आगे, कहां बढ़ रही थी भारतीय अर्थव्यवस्था? ब्रिटिश काल में भारत में विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, ऑप्शन ये दिया है। तीसरा, चौथा, ब्रिटिश काल में भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। भारत क्या था? कच्चे माल का पूर्ति करता था, ये बताया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता नहीं था। ये पूर्ति करता नहीं था, जबकि भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था। माल तो क्या नाम है, यहां से कच्चे माल को ले जाते थे कहां पे? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में वहां पे औद्योगिकरण था, और वहां से वो सामान को, विनिर्मित माल को क्या है कि वहां पे लेके आते थे, फिर भारत को बाजार के रूप में भारत का प्रयोग करते थे, यहाँ पे अधिक दामों में बेचते थे उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। भारत कच्चे माल का पूर्ति करता था, न कि भारत विनिर्मित माल का पूर्ति करता था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 155। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? बंगाल से क्या सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं थी? जाहिर सी बात है, कपास होगा, सोरा होगा, उसके बाद चीनी होगा, अफीम होगा। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 155 का, क्या 155 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सोरा, कच्चा रेशम, सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम। सोरा, कच्चा रेशम, चीनी और अफीम, ये ऑप्शन डी जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 155 का ऑप्शन डी। क्या पूछ रहा है? 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से विनिर्मित होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? उसमें सोरा, कच्चा रेशम, चीनी मिल, अफीम, ये सारी चीजें थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 156। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तांबे एवं पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, पूछा है। तांबे और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा पूना, ऑप्शन बी अहमदाबाद, दिल्ली और नासिक, चौथा बनारस, पूना और नासिक, चौथा बनारस, आगरा और लखनऊ। बनारस, आगरा और लखनऊ, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो तांबे और पीतल के लिए बनारस, पूना और नासिक जो था ना, ये फेमस था। बनारस, पूना और नासिक, बनारस, पूना और नासिक जो है ना, वो तांबे और पीतल के लिए 18वीं शताब्दी में इसके लिए प्रसिद्ध था। बाकी आपको मैंने बताया, अफीम हो गया, सोरा हो गया, चीनी हो गया, ये सारी चीजें, रेशम हो गया, ये सारी चीजें कहां से लेते थे? बंगाल से लेके ये लोग जाते थे। तो ये सारी चीजें रही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 157। आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? आरंभ में पूछ रहा है, आरंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? यानी कि जब ये पुर्तगाल आते हैं, फिर डच, ब्रिटेन, यानी कि अंग्रेज जो हैं वो, उसके बाद देन फ्रांस, ये सब जाते हैं, उनका प्रथम क्या था इसमें कि सबसे अधिक रुचि क्या इसमें थी? तो सबसे अधिक रुचि की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक रुचि जो थी उसकी किसमें थी? मसालों में। ये भारत में मसाला व्यापार के लिए आते हैं, भारत में ये किस लिए आते हैं?
तो मसाला व्यापार के लिए आते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये मसाला का यानी कि भारत में मसाला काफी फेमस था। भारत में ये खासकर जो ये था इलायची था ना, इलायची उसके लिए काफी फेमस था। तो ये प्रारंभ में इनका जो रुचि था वो मसालों के लिए ले जाते, ये यहां से वहां पे लेके जाते थे, तो यहाँ पे वहां पे उनको अच्छा दाम मिलता था, अच्छा दाम मिलता था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्या, मसाला। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, किस वस्तु का निर्यात करते थे 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे, आपको बताना है। 158 नंबर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, निर्यात इस्पात दिया है, कोयला दिया है, ऊनी वस्त्र दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका, सीधा सा हो जाएगा कपास। कपास का निर्यात करते थे ये लोग 19वीं शताब्दी में, जो है ना क्या है कि अंग्रेज भारत से ब्रिटेन को क्या करते थे, कपास निर्यात करते थे, कपास निर्यात करते थे, ताकि वहां पे फिर ये माल को बना सके और फिर उसके बाद जो विनिर्मित माल था उसको लाके भारत में बेच सके, भारत में बेच सके। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन, भारत सरकार का आय का सबसे प्रमुख साधन 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी कि उस समय कौन था यहाँ पे शासन, अंग्रेजों का शासन था। आपको पता है कि आय का प्रमुख साधन क्या होगा, आपको मैंने 3 कानून बताए थे, यानी 3 बंदोबस्त बताया था, भू राजस्व के बारे में बताया था, एक अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताया था, अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी के बारे में बताया था, तीसरा महालवाड़ी के बारे में बताया था, महालवाड़ी इसके बारे में बताया था। मैंने बताया था जो स्थायी बंदोबस्त है ये कार्नवालिस ने स्टार्ट किया था बंगाल में, और मैंने इसके बताया था टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो। इसके लिए मैंने बताया था हाल्ट मैकेंजी, हाल्ट मैकेंजी। ये 1819 में स्टार्ट हुआ था, क्या 1819 में स्टार्ट हुआ था। और टॉमस मुनरो ये कब हुआ था, 1802 में। ये कब था, 1793 में, 1793 में कार्नवालिस। ये बंगाल में, ये बंगाल बिहार उड़ीसा जो स्थायी बंदोबस्त है, बंगाल बिहार उड़ीसा 1793 में स्टार्ट होता है। बाद में ये क्या नाम है, यूपी का जो बनारस वाला क्षेत्र है और उत्तरी कर्नाटक में लागू होता है। टॉमस मुनरो इनकी अगर हम बात करें तो शुरू में ये मद्रास में स्टार्ट होता है, उसके बाद ये असम जाता है, असम में, फिर उसके बाद बंबई में भी ये लग जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। फिर महालवाड़ी, हाल्ट मैकेंजी, मध्य भारत, उसके बाद मध्य यूपी का क्षेत्र, उसके बाद पंजाब वाला जो क्षेत्र था वो भी इसके अंतर्गत था, वो भी इसके अंतर्गत था। तो जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रमुख साधन क्या था, तो भू राजस्व था। क्या था, भू राजस्व था। इन सारे चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, सारे चीजों को देख लीजिएगा, पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीति, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था, निर्धनता का प्रमुख कारण क्या था, यह पूछा है। ऑप्शन ए भू अभिजात वर्ग का सृजन करना, सिंचाई के उन्नत साधनों को सुलभ कराने में उदासीन होना, कृषक वर्ग के लिए सस्ते बीज और उर्वरक का प्रबंध करने में असफल होना, ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमि कर लगाना, अधिक भूमि कर लगाना। 160 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का। तो जाहिर सी बात है ना, अभी 3 बंदोबस्त को मैंने बताया, ये सारी चीजें क्या थी, ये तो एक कर था ना, जब अस्थाई बंदोबस्त स्टार्ट हुआ, जमींदारी प्रथा स्टार्ट हुई, तो ये कहा था बहुत अधिक किसानों का शोषण किया जाता था, बहुत अधिक किसानों का शोषण किया जाता था, उनसे अधिक जो है ना टैक्स वसूला जाता था, कहीं कहीं 50% तक टैक्स था, यानी कि 50%, यानी कि उपज का आधा हिस्सा इनका हो जाता था। ये सारी चीजें थी। आपने एक मूवी भी देखा होगा लगान, लगान मूवी आपने आमिर खान का देखा होगा, उसमें भी इसकी बात की गई है लगान, यानी कि वो लगान ही था, उसके बदले ही तो क्रिकेट खेला जाता है, कि अगर क्या है कि क्रिकेट आप लोग जीत जाएंगे तो लगान माफ कर दिया जाएगा, नहीं किया जाएगा तो और भी बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रिटिश शासन के अधिकतम कृषि पर अधिक भूमि कर लगाना। लगान मूवी से इसको याद कर सकते हैं, लगान मूवी से इसको याद कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 161। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की, किसने अपनी रिपोर्ट
अलग से प्रस्तुत की, आपको बताना है किसने अपनी रिपोर्ट जो है वो अलग से प्रस्तुत की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय इसका आंसर हो जाएगा। जो आयोग बना था एक 1918 में, भारतीय उद्योग आयोग, इसके सदस्य थे कौन? मदन मोहन मालवीय। इसके सदस्य कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन्होंने अलग से अपनी रिपोर्ट, यानी कि खुद व्यक्तिगत इन्होंने एक अलग से रिपोर्ट, जो आयोग का रिपोर्ट था वो तो था ही, साथ में इन्होंने एक अलग से रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। वो कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, यानी कि 162 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। 162 नंबर के क्वेश्चन को देखे हैं। ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। वे एक अभियंता भी थे, राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे, और वो एक राष्ट्र क्या थे? पक्षधर थे, और वो एक अभियंता थे, ये बताना। ये भारत के इंजीनियर भी थे, इंजीनियर भी थे। ये भारत रत्न से भी इनको क्या है कि भारत रत्न भी इनको प्रदान किया गया था। इनकी एक पुस्तक थी 1934 में, 1934 में एक पुस्तक थी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने बताया कि 10 वर्षीय भारत के 10 वर्षीय क्या है ना, योजना के बारे में बताया, कि जिसके माध्यम से जो है राष्ट्रीय आय को ना, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आय को दुगुना किया जा सकता है, को दुगुना किया जा सकता है। क्या था? द प्लान्ड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया 1934 में। तो ये किसकी पुस्तक थी? वो कौन व्यक्ति था? वो थे एम विश्वेश्वरैया। कौन? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया, अगर इनकी बात करें एम, तो इनका पूरा नाम था मोक्ष गुंडन। क्या? मोक्ष गुंडन विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ये इनका पूरा नाम है। ये भारत रत्न इनको भी मिला था, भारत रत्न मिला था, भारत रत्न मिला था। ये एक इंजीनियर थे, ये दिया ना, अभियंता भी थे, एक इंजीनियर भी थे। तो इन्होंने ही ये क्या है कि आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। कौन था? एम विश्वेश्वरैया। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 163। अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनऔद्योगिकरण, अनऔद्योगिकरण का मतलब कि पूछ रहा है कि ये कब था, यानी कि कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी। 1813 में प्रारंभ हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, इस प्रक्रिया को तेज किया। तो इसका ऑप्शन जो है ना, वो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। अगर हम बात करें 1813 में प्रारंभ होने की, तो आपको पता होगा 1813 का चार्टर एक्ट। क्या? 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट आप लोगों को पता होगा। इसमें कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो यूरोप का कंपनी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका व्यापारिक एकाधिकार जो है ना, एकाधिकार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त सिर्फ चीन और चाय के साथ, चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, इनका एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया। आगे चल के 1833 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें उसको भी समाप्त कर दिया गया। इनको वहां पे ये विशुद्ध रूप से फिर एक प्रशासनिक निकाय बन गया था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि अनऔद्योगिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो जाहिर सी बात है, जब इनका एकाधिकार समाप्त हो गया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारी, यानी कि जो भी कंपनियां आना चाहती हैं वो आ सकती हैं। यहाँ पे कोई भी कंपनी आके अपना क्या है कि बाजार यहाँ पे निर्माण कर सकती है, अपनी कंपनी लगा सकती है। तो जिससे क्या होगा? कंपटीटर बढ़ेंगे, यानी कंपटीशन होगा, तो वस्तुओं की कीमत जो है वो कम हो जाएगी, वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। इस वजह से क्या है कि यहाँ पे अनऔद्योगिकरण हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कंपटीटर ज्यादा है। अब आप ही सोचिए ना, कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे
10 किताबों की दुकान हो और कोई ऐसा क्षेत्र जहां पे सिर्फ एक किताबों की दुकान हो, तो किताबें महंगी मिलेंगी ना, बट 10 वाले की जगह सिर्फ एक किताबें मिलेंगी, मतलब कि किताबें सस्ती मिल जाएंगी। तो ये सारी चीजें घटनाएं थी। तो ये प्रारंभ जो है ये 1813 में होता है, और का व्यापारिक एकाधिकार समाप्ति प्रक्रिया को तेज किया इसने। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 164। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासक का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है, पूछा है। स्थानीय स्वायत्त का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, जनक की बात करें तो इसको जनक थे कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन कौन होते हैं इसका जनक? तो लॉर्ड रिपन। कब की बात की जा रही है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कब होता है? 1882 में। क्या 1882 में ये होता है? 1882 में क्या है कि प्रस्ताव पारित किया जाता है, प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसमें ये बताया जाता है। तो इसके जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन 1882 में प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित 1882। तो ये सारी चीजें रही ये क्वेश्चन नंबर 164 में। तो इसका आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 165। भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, 1911 की बात कर रहा है। इसमें के द्वारा वयस्क पुरुषों, वयस्क श्रमिकों के लिए पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिदिन कार्य के कितने घंटे निर्धारित किए गए थे? ये मैंने अभी बताया था आपको। लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग जो थे उस समय क्या थे? उस समय क्या थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे, यानी कि वायसराय थे। 6 कारखाना अधिनियम के बारे में मैंने बताया। एक बताया था 1881 में, और एक बताया था 1891 में, तीसरा बताया था 1911 में, चौथा बताया था 1922 में, और पांचवा बताया था 1934 में, छठवां 1946 में। छठवां 1946 में ये 6 कारखाना अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया। तो क्या था? तो ऑप्शन सी के बारे में मैंने बताया था 12 घंटे। जो पुरुषों का घंटा था वो कितना कर दिया गया? 12 घंटे कर दिया गया था, 12 घंटे कर दिया गया था। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है ना, वो आर्थिक प्रभाव ब्रिटेन का भारत में वो कंप्लीट होता हुआ, वो कंप्लीट होता हुआ अगला जो हमारा पार्ट होगा, अगला जो हमारा पार्ट होगा वो कौन सा पार्ट होगा? तो स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। चलिए, क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।